अस्सलाम वालेकुम। आकाश खान एक बार फिर आप लोगों की खिदमत में हाज़िर है। तो काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं वो पूछ रहे थे कि रिसर्च फॉर्म जो है वो किस तरह से फ़िल करना है। है तो काफ़ी आसान, लेकिन फिर भी कुछ स्टूडेंट्स जो हैं उनको प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके लिए एक वीडियो मैंने सोचा कि बना लूँ। तो उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो चलें स्टार्ट करते हैं जी अपनी वीडियो। तो जो ये है 2027 का एप्लीकेशन फॉर्म मैंने ओपन किया हुआ है, आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। तो इस पर इंस्ट्रक्शन साफ लिखी हुई है कि टाइप और राइट नीटली बाय हैंड इन ब्लॉक लेटर्स। बड़े लेटर्स में आप अपने हाथ से भी इसको लिख सकते हैं या टाइप भी कर सकते हैं, ठीक है। ब्लॉक लेटर्स यूज़ अरेबिक न्यूमेरिकल्स, अगर 1 2 3 4 लिखने हैं तो इस किस्म के आपने लिखने हैं। राइट ईयर्स इन वेस्टर्न कैलेंडर, वेस्टर्न कैलेंडर के मुताबिक आपने इसमें डेट वगैरह या ईयर्स वगैरह राइट करने हैं। राइट प्रॉपर नाउन्स इन फुल विदाउट एब्रीवेशंस, तो एब्रीवेशन के बगैर जो है वो प्रॉपर जो नाउन्स हैं वो लिखने हैं आपने, ठीक है। और उसके अलावा जो है the personal information provided in the application form field used to provide information relating to selection for the scholarship। मतलब ये सारा आपको बता रहे हैं कि आपने इस पे पर्सनल डेटा इंफॉर्मेशन जो है वो सारी अथेंटिक लिखनी है और बाद में आपने इसको टिक भी करना है कि हाँ ये सारी चीज़ें ओके हैं। उसके बाद जो है वो नेम लिखना है अल्फ़ाबेटिक में, बड़े हरूफ में, सर नेम, गिवन नेम, मिडिल नेम। ये आपके पासपोर्ट पे भी लिखा हुआ होगा। सर नेम जो होता है वो आपका पहला होता है, फिर मिडिल नेम कोई है आपका वो लिखें, फिर गिवन नेम आपका होता है वो लिखें। तो इस तरह से आप जो है वो ये फिल कर सकते हैं। फिर उसके बाद एक सेक्शन होता है कि मेल या फीमेल, तो वो जो है वो आप इसको जो है वो फिल कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो है मार्शल स्टेटस लिखना है, सिंगल या मैरिड। और उसके बाद आपने अपनी जो है वहाँ पे फ़ोटो लगाने हैं और फ़ोटो का साइज़ भी लिखा हुआ है 4.5 सेंटीमीटर से 3.5 सेंटीमीटर में आपने जो है वो इस पर लगानी है। उसके बाद फिर नेशनलिटी आ जाती है, जो नेशनलिटी आपकी वो लगाएं। फिर जैपनीज़ नेशनलिटी नहीं है तो उसको नो करें। और आगे वो लिखा हुआ भी है कि अगर आपकी जैपनीज़ नेशनलिटी है तो वो किस डेट को एक्सपायर हो रही है, तो वो भी आपने लिखनी है अगर आपके पास जैपनीज़ जो है वो नेशनलिटी है। उसके बाद जो है वो डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ में पहले ईयर, फिर मंथ, फिर डे लिखना है। फिर आपने उसके अकॉर्डिंग जो है वो एज लिखनी है। एज आपकी जो एज ऑफ अप्रैल 1 2027 में आपकी जो डेट है एज है वो क्या हो रही है। फिर उसके बाद है एप्लीकेंट मस्ट हैव बॉर्न ऑन अप्रैल 2 1992। अब ये उन्होंने एज भी बता दिया कि कितनी एज का जो है वो स्टूडेंट होना चाहिए, यानी 1992 से पहले का ना हो यानी 2 अप्रैल, उसके बाद का ही हो यानी 1992 3 अप्रैल वाला भी अप्लाई कर सकता है, ठीक है। उसके बाद जो है करंट एड्रेस है आपका वो लिखना है और सिटी नेम लिखना है, कंट्री लिखना है। इफ़ योर कंट्री रिजाइड इन जापान व्हाट इज़ योर कंट्री स्टेटस, अगर आप जापान में रह रहे हैं तो आपकी कौन सी कंट्री है, तो इसको आपने जो है वो छोड़ देना है। उसके बाद जो एप्लीकेंट विद परमानेंट रेजिडेंट लॉन्ग टारगेट मस्ट चेंज हिज आर स्टेटस टू बी स्टूडेंट। अगर जापान में रह रहे हो तो यानी कि वो कह रहा है कि अपना स्टेटस जो है वो स्टूडेंट में चेंज करवा लो, वरना आप यानी कि आपका वीज़ा किसी और का हो और आप काम स्टूडेंट के कर रहे हो तो ये गलत बात है। उसके बाद जो है योर एड्रेस बिफोर डिपार्चर फॉर जापान, जापान आने से पहले आपका जो एड्रेस है वो कौन सा है, तो सेम एज अब आप जो ऊपर वाला एड्रेस है वही है। अगर आपको कोई नया एड्रेस है तो वो आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो अगर आपने कोई एड्रेस वगैरह चेंज किया है तो यहाँ पे पुट कर सकते हैं। इफ़ यूर एड्रेस बिफोर चेंज फॉर आउटसाइड योर कंट्री डू यू अंडरस्टैंड दैट एयरलाइन टिकट, इधर आपने येस करना है कि हाँ मैं समझता हूँ कि अगर मैं जापान यानी जापान आना चाहता हूँ और मैं अपने कंट्री से किसी और कंट्री में हूँ तो मैं यानी कि आपको यानी कि मुझे उसी चीज़ की टिकट देनी चाहिए, तो येस ओके। फॉर एग्ज़ाम्पल आप पाकिस्तान में हैं और पाकिस्तान के रिहायशी हैं और दुबई में रहते हैं, तो आप यानी कि इसके कारण यानी कि आप उनको बताएंगे तो आप इस पर यस लिखेंगे। उसके बाद नेम ऑफ जापानीज़ डिप्लोमेट ऑफिस वेयर यू विल अप्लाई, यानी कि आपकी कौन सी जगह पे आप अप्लाई करेंगे, तो हम यानी कि एम्बेसी ऑफ जापान इन पाकिस्तान में अप्लाई करेंगे, कॉन्सुलेट जनरल ऑफ जापान इन पाकिस्तान इंडिया, जहाँ भी आप अप्लाई करना चाहते हैं। उसके बाद आप अपना फ़ोन नंबर यहाँ पे लिखेंगे, अपनी ईमेल लिखेंगे। यू आर सजेस्टेड टू राइट एन ईमेल एड्रेस दैट कैन बी यूजली, यानी कि वो ईमेल एड्रेस लिखें जिससे वो आपसे रब्ता कर सकें। हैव यू एवर बीन अवार्डेड ए जापानीज़ मैक्स स्कॉलरशिप, क्या आपको पहले जापानीज़ स्कॉलरशिप मिला है, आप लिखेंगे नो लिखेंगे।
अगर मिला है तो आप उसकी ड्यूरेशन वगैरह ये सारी चीज़ें आपने तब फिल करनी है अगर आपको मिला है तो। उसके बाद देखें कि इफ़ यू आर श्योर प्रीवियसली अवॉर्डेड फाइनेंशियल एड मैट्स आर योर नोट प्लीज़ कंसल्ट इट विद एडवांस विद। अगर आपको ये पहले मिली हुई हैं तो आप पहले जापानीज़ ऑफिस में जाएं यानी एम्बेसी में जाएं और उनसे पता करें। उसके बाद वो कह रहा है कि अगर 1 2 3 4 यानी ये वाले 1 2 3 4 5 और ये 4 5 छोड़ के 6 और 9 अगर ये आपके यानी कि हैं यानी रिसर्च स्टूडेंट है, अंडर ग्रेजुएट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी और स्पेशल ट्रेनिंग स्टूडेंट है या टीचर ट्रेनिंग स्टूडेंट हैं, तो यू लीज 3 years ऑफ एजुकेशन और वर्क एक्सपीरियंस, तो आपका वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। और इफ़ येस अगर आपका है प्लीज़ स्पेसिफाई द नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपका रिसर्च इन के लिए अगर आपका रिसर्च एक्सपीरियंस है तो आप येस पे टिक करेंगे, येस करके और आप यहाँ पे अपने यानी एम्प्लॉयमेंट के इंस्टीट्यूशन ड्यूरेशन वगैरह सारा लिखेंगे। एक इंस्टीट्यूशन में आपने काम किया, 2 में किया, 3 में किया है, उनके ईयर्स मंथ सारी चीज़ें आप लिखेंगे और टोटल ईयर्स भी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, 3 साल बने पूरे। ठीक है, अच्छा उसके बाद है आर यू अप्लाइंग फॉर अनदर गवर्नमेंट मैक्स स्कॉलरशिप, क्या आपने किसी और स्कॉलरशिप पे अप्लाई किया है फॉर विच पेमेंट विल बी बिगिन इन 2026, तो आपने नहीं किया हुआ तो नो करें इसको। आर यू रिसीविंग ए स्केड्यूल टू बी रिसीविंग एनी स्कॉलरशिप फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन अदर दैन जापानीज़ गवर्नमेंट, तो नहीं आप कोई भी यानी कि गवर्नमेंट जापान से कोई भी स्कॉलरशिप नहीं ले रहे तो इसको भी नो करना है। इफ़ यू आर रिसीविंग और अप्लाइंग अदर स्कॉलरशिप, अगर कोई आप स्कॉलरशिप ले रहे हैं तो जो आपको स्कॉलरशिप दे रहा है वो लिखें, यूनिवर्सिटी का नाम जो भी दे रहा है तो उसके बारे में लिखें, लेकिन आप नहीं ले रहे तो आप इसको नो करेंगे तो इधर कुछ भी नहीं लिखना। उसके बाद जो है आपकी एजुकेशन आ जाएगी, ये प्राइमरी एजुकेशन है। प्राइमरी एजुकेशन आपने अपना प्रोविंस लिखना है, सिटी टाउन। प्राइमरी एजुकेशन 1 से लेकर 5 तक। स्कूल का नाम लिखना है, यानी कि फॉर एग्जांपल आपने 2001 से की है तो 2005 में 5वीं आपकी मुकम्मल हो गई होगी। मंथ अपने से डाल दीजिएगा, अभी किसी को याद नहीं है तो। पीरियड ऑफ स्कूलिंग अटेंड 5 साल आपने किया है। ठीक है, उसके बाद लोअर सेकेंडरी एजुकेशन। लोअर सेकेंडरी एजुकेशन मतलब कि आप 6 से लेकर 10 तक कहाँ पढ़े हैं वो आपने इधर लिखना है, प्रोविंस स्टेट ये सारी चीज़ें आपने लिखनी हैं। और उसके अलावा यहाँ पे डेट वगैरह और ईयर्स वगैरह ये सारी चीज़ें आपने लिख देनी है। अपर सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन यानी हाई स्कूल 11 से 12 तक यानी 2 साल आपने किए होंगे तो ये आप 2 साल के इधर प्रोविंस सिटी टाउन और ये इंस्टीट्यूशन और ईयर्स आपने लिख देने 2 साल। और फिर टर्शरी हायर एजुकेशन यानी अंडर ग्रेजुएट आपने 16 साल जो है वो कहाँ पढ़े हैं, तो यानी 4 साल यानी 16 साल की आपकी एजुकेशन होगी। 4 साल आपने कहाँ पढ़े हैं, कौन सी डेट से लेकर कौन सी डेट तक पढ़े, तो ये सारा। अगर आपका मास्टर है तो फिर ये टर्शरी हायर एजुकेशन ग्रेजुएट तो उसके भी 2 साल। तो ये टोटल आपके जो हैं, अगर आपने मास्टर किया हुआ है तो 18 साल बनेंगे, बैचलर किया हुआ है तो 16 साल बनेंगे। अगर कोई रिमार्क्स लिखना चाहें तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन स्टडी इन दी पास्ट, अगर आपने कोई यानी पास्ट में कोई स्टडी की है, स्पेशलाइजेशन की है तो वो यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद जो है स्टेट दी टाइटल और थीसिस ऑफ बुक, और थीसिस वगैरह जो है अगर आपकी पब्लिकेशन है या आपने थीसिस लिखा हुआ है तो वो यहाँ पे आप लिखेंगे। और द फर्स्ट कोर्स यू टेक टू जापान, जापान में पहला कोर्स आप कौन सा करेंगे, मास्टर करेंगे या डॉक्टर करेंगे, ये इन पे आपने टिक लगाना है। और उसके बाद है प्रेफर्ड मंथ ऑफ अराइवल इन जापान, जापान में कब पहुँचेंगे, तो एम्बेसी वाले अप्रैल में पहुँचते हैं और जो दूसरे हैं वो सितंबर में पहुँचते हैं। और टर्म यू विश टू स्टडी इन जापान, तो जापान में अप टू कंप्लीशन ऑफ द प्रोफेशनल ग्रेजुएट प्रोग्राम, यानी कब तक आप जापान में रहेंगे कि यानी कि आपने ये लिखना है कि अप टू द कंप्लीशन ऑफ डॉक्टरल प्रोग्राम, डॉक्टर तक हम वहीं रहेंगे, इसको टिक कर देना। डू यू करंटली हैव ए जॉब, तो येस, तो आपने यहाँ पे जॉब वगैरह का सारा एड्रेस लिखना है, कौन सी जगह पे आप जॉब करते रहे हैं, कौन से पीरियड में किया, पोजीशन क्या थी, टाइप क्या थी जॉब की। अगर नहीं करेंगे, नो करेंगे तो कुछ भी आप इसमें ना लिखें। उसके बाद व्हाट वाज द ट्रिगर फॉर हैविंग एन इंटरेस्ट इन जापान, जापान में आपको कौन सी चीज़ यानी कि आने पे मजबूर कर रही है, आपने ये चीज़ें लिखनी है। और उसके बाद आपने लिखना है वाई डू यू चूज़ जापान एज ए डेस्टिनेशन टू स्टडी ग्रेजुएट लेवल एजुकेशन, आपने जापान को क्यों चूज़ किया है यानी कि हायर एजुकेशन लेने के लिए, ये लिखेंगे। उसके बाद व्हाट काइंड्स ऑफ थिंग्स डू यू थिंक यू कैन कंट्रीब्यूट टू जापान, यानी कि आप जापान में आके क्या चीज़ जापान को देंगे, क्या कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, क्या एक्सपीरियंस हासिल करेंगे, ये चीज़ें लिखनी है। उसके बाद जो है वो लैंग्वेज एबिलिटी आ गई है, जैपनीज़ अगर
रीडिंग है तो यानी कि आप कितनी जैपनीज़ आती है, इंग्लिश कितनी आती है, ये सारी चीज़ें आपने इसमें लिखनी है। अगर कोई और ये यानी लैंग्वेज आती है तो वो भी आपने यहाँ पे लिख देनी है, ठीक है। और ये इसमें है एक्सीलेंट, गुड, फेयर, ये सारी चीज़ें आपने इस पर टिक करना है। तो अगर इस पर टिक करेंगे तो ये चीज़ आपकी फेयर होगी, इस पर टिक करेंगे तो ये आपकी यानी चीज़ 0, यानी कि ये एक्सीलेंट के लिए 3 लिखें, गुड के लिए 2 लिखें, फेयर के लिए 1, और बाकी अगर नहीं आती तो 0। अगर जैपनीज़ का कोई एग्ज़ाम दिया हुआ है, उसको GLPT कहते हैं, तो उसका लेवल लिखें, N1 N2 N3 है, उसका टोटल स्कोर लिखें। अदर कुछ किया हुआ है तो इंग्लिश रिक्वायरमेंट है, अगर आइट्स है तो वो आप इसमें लिखें। प्लीज़ इंटर द लैंग्वेज क्वालिफिकेशन, 2 ईयर्स का सर्टिफिकेट भी आप साथ में देंगे अगर आपने कुछ किया हुआ है तो। बाकी ये है कि कंपाइन, अगर डिपेंडेंट यानी कि आप अपनी फैमिली को लाना चाहते हैं, अगर आप यानी कि आ रहे हैं और आप ये कहते हैं कि मैं अपनी फैमिली को भी ले आऊँगा साथ में, तो ऑल एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ डिपेंडेंट्स मस्ट बी बर्न बाय द गारंटी। जो लेके आएगा वही सारे इसके अखराजात जो है वो कवर करेगा। फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट आ रहा है, अपनी फैमिली को लेके आना चाह रहा है, तो उसके सारे जो एक्सपेंस हैं वो स्टूडेंट ही करेगा कवर, ठीक है। तो आपने इसका नाम लिखना है फैमिली मेम्बर का, उसका रिलेशन लिखना है, उसकी एज लिखनी है, उसकी नेशनलिटी वगैरह लिखनी है। अगर कोई बच्चे वगैरह हैं उनका भी नाम आप लिख सकते हैं, कोई वालदा वालिद वगैरह हैं उनका नाम यहाँ पे आ सकता है। उसके बाद है कॉन्टैक्ट पर्सन, अगर कोई इमरजेंसी पड़ जाती है तो आपने किसको कांटेक्ट करें जापान वाले, तो उसका नेम लिखना है, करंट एड्रेस लिखना है, रिलेशनशिप लिखना है, उसका क्या रिलेशनशिप है आपका, ठीक है। और उसके बाद जो है ये जो है ऑक्यूपेशन लिखना है कि वो क्या काम करता है, ईमेल लिखनी है, और फ़ोन नंबर उसका लिखना है। उसके बाद ये है पास्ट विज़िट और स्टे इन जापान, अगर आप पास्ट विज़िट या स्टे आपका जापान में रहा है तो आप वो भी लिख सकते हैं कि कब से कब तक आप जापान में रहे हैं। हैव यू एवर बीन कन्विक्टेड ऑफ ए क्राइम और ऑफेंस इन एनी कंट्री, कोई जुर्म वगैरह तो नहीं किया, तो आपने इसको जो है वो नो कर देना है। और लास्ट पे जो है वो लिखा हुआ है अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट ऑल दी कंडीशंस, जो सारी कंडीशंस मैंने दी हैं ये ट्रू है और इसको मैं अंडरस्टैंड करता हूँ, तो आपने इस पर टिक कर देना है। डेट ऑफ एप्लीकेशन, इधर आपने ईयर लिखना है, इधर मंथ लिखनी है, उधर इधर डेट लिखनी है, और आपका ये एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिल हो जाएगा। और लोगों ने यानी कि टेंशन ली हुई है कि जब यानी कि हमसे एप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं होता, तो इतना आसान तरीका है इसका। तो आप ये वीडियो देखें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर मज़ीद कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए हो तो व्हाट्सएप ग्रुप है मेरा, यूट्यूब चैनल है, फेसबुक ग्रुप है, तो आप उनमें पूछ सकते हैं। ओके जी, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।